Yeah, so hello everyone, welcome back to the third problem which is sort. Again, ये एक एक वर्ड के नाम की प्रॉब्लम्स क्यों है पता नहीं, बट yes, so again take your time to read the problem. I will count to 5. So 1, 2, 3, 4 and 5. So I hope प्रॉब्लम तो रीड कर लिया होगा. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इस क्वेश्चन में बोला क्या है. So let's bring our favorite whiteboard and text box, sorry, and paste our values over there. ठीक है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सी आपको दो स्ट्रिंग्स दिए और कुछ क्वेरीज दिए हैं. उस क्वेरीज में क्या बोला है, 5 साइज की स्ट्रिंग है और 3 क्वेरीज है, तो 5 और 3 को तो भूल जाओ अभी के लिए. ठीक है. अब इन क्वेरीज में क्या बोला है कि 1 से 5, जब मैंने 1 और 5 दिया तो आपको क्या करना है कि 1 से 5 में जो कैरेक्टर्स हैं दोनों स्ट्रिंग्स में उनको सॉर्ट करना है. तो फर्स्ट स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस ABCDE एंड सेकेंड स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस ABCDE. सॉर्ट करने के बाद एंड इसमें कितने ऐसे पोजीशन है जहाँ पे अलग कैरेक्टर्स है वो रिटर्न करना है. तो इस केस में 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0. मेक सेंस. नाउ 1 से 4 लिखा हमने तो ABCD एंड यहाँ पे क्या होगा BCDE. तो कितने कैरेक्टर्स अलग हैं, तो BCD सेम है, सिर्फ एक अलग है, कौन सा, A और E. तो इस केस में हमें कितना रिटर्न करना है 1. अगेन मेक सेंस. ठीक है. अभी 3 और 3 मतलब यहाँ पे भी 3 लेना है और यहाँ से भी 3 लेना है. तो दोनों केस में C और C है, तो दोनों सेम है, मतलब टोटल डिफरेंस कितने हो गए 0. तो इस केस का आंसर कितना हो गया 0 1 0. इफ यू विल चेक तो इस केस का आंसर हाँ 0 1 0 है. तो फिर ये हो गया क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा. नाउ ऑब्वियसली हम इसमें ब्रूट फोर्स नहीं लगा सकते कि हर क्वेरी के लिए जाके चेक करें, क्योंकि उसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐसे है कि n और q दोनों की वैल्यू 2 × 10⁵ तक है. सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट यूज n × q का सॉल्यूशन. ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ऑप्टिमाइज इट. तो पहले अगेन पॉज द वीडियो, आई विल काउंट टू 5 और तब तक आप कोई अप्रोच अगर सोच सकते हो तो सोचो, एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट वाज माय अप्रोच इन द प्रॉब्लम. सो 1 2 3 4 एंड 5. सो या आई होप आपको अपने प्रॉब्लम तो एटलीस्ट रीड कर लिया होगा. नाउ आई विल एक्सप्लेन माय अप्रोच. मैं क्या बोल रहा हूँ पता है क्या, ज़रा ध्यान से सोचो. लेट्स ओपन अनदर पेज. ठीक है, एंड राइट डाउन द स्ट्रिंग्स वी वर हैविंग ABCDE एंड देन इट वाज आई गेस EDCBA. ओके, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ इट. ठीक है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो लेट्स एज्यूम कि मुझे यहाँ तक पता है कि यहाँ तक मेरे स्ट्रिंग में क्या क्या था. ओके, एंड अब मुझसे एक्चुअली पूछा था 2 से 4 का, मुझे मान लो 4 तक का पता है कि मेरे 4 तक में मेरे स्ट्रिंग में क्या क्या है, और मुझे 2 से पहले क्या है 1, वहाँ तक का पता है कि मेरे स्ट्रिंग में क्या क्या है. तो मैं क्या माइनस करके ये निकाल सकता हूँ कि इस बीच में क्या क्या वैल्यूज मिलेगी. मतलब क्या, सिंपली सोचो, इधर देखो, ध्यान से देखो. इस पोजीशन पे मेरे पास एक 26 साइज का एरे है, ए के लिए भी और बी के लिए भी. ठीक है, जिसमें स्टोर्ड क्या है कि ए कितने हैं, बी कितने हैं अब तक. ठीक है. फिर इस पोजीशन पे भी वैसे ही है 26 साइज के, इस पोजीशन पे भी, इस पोजीशन पे भी. अब जब मुझे किसी ने 1 से 4 मांगा, ठीक है, 2 से 4 मांगा मान लो, तो मैंने क्या बोला कि मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरे पास ABCDE सबका काउंट कितना है फर्स्ट स्ट्रिंग में, एंड सिमिलरली सेकंड स्ट्रिंग में. और मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ से मांगा है, 2 से मांगा है ना, तो मुझे 1 वाले को रिमूव करना है. तो मुझे ये भी पता है कि 1 वाले पे उनका काउंट कितना था. तो अगर मुझे बीच वालों का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्पोजिशन पे जो 26 साइज का एरे है पहली स्ट्रिंग के लिए उसको माइनस करना पड़ेगा जहाँ से मांगा है. मतलब L की वैल्यू अगर 2 है तो L-1 से माइनस करना पड़ेगा. मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. यही एग्जाम्पल लेते हैं. अभी मैंने क्या बोला, इस केस में ना मेरे पास एक 26 साइज का एरे है जिसमें क्या स्टोर्ड है ABCDEF और ऐसे सारे स्टोर्ड हैं, और उसमें क्या स्टोर्ड है कि A1 है, बाकी सब 0 है. ठीक है, ऐसा मेरे पास है फर्स्ट पोजीशन पे, ये पहली स्ट्रिंग के लिए. ऐसे सिमिलरली मेरे पास दूसरी स्ट्रिंग के लिए ABCDEF और उसमें बाकी सब 0 है, A 0 है, B 0 है, C 0 है, D 0 है, बस E1 है.
क्योंकि सेकेंड स्ट्रिंग में इस पोजीशन पे E1 है, ठीक है। तो ये मैं स्टोर करके रख सकता हूँ, हाँ या ना? करेक्ट। सोचो सोचो, क्या मैं ये स्टोर करके रख सकता हूँ? यस, हाँ या ना? हाँ। अगर ऐसी हर पोजीशन पे 26 साइज की स्ट्रिंग स्टोर करके रखूंगा तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O of 26n। इज इट फाइन? यस, n की वैल्यू एनीवेज 10 to the power 5 तक की है, तो 26n कैन बी स्टोर्ड। इज इट फाइन? यस, इट इज फाइन, ठीक है। अब ये फाइन है तो हम लोग को पता चल गया कि यार ये तो ठीक है, ये तो वैलिड है। तब हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे पास यहाँ तक की भी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक वाले में क्या रहेगा वो सोचते हैं। यहाँ तक वाले में क्या रहेगा? A B C D E F ऐसा है। यहाँ तक में A मुझे 1 है, B 1 है, C 1 है, D 1 है एंड E और F 0 0 है। सिमिलरली सेकेंड स्ट्रिंग के लिए क्या रहेगा? A 1 है, B अच्छा देखते क्या रहेगा, E F A 0 होगा, 1 B 1 होगा, C 1 होगा, D 1 होगा, E 1 होगा और F 0 होगा, ठीक है। मेरे पास फोर्थ पोजीशन पे ये एरे है, फर्स्ट पोजीशन पे ये एरे है। ये मैंने एरे पहले ही प्री कंप्यूट करके रखा है। अब मुझसे किसी ने क्वेरी में मांगा कि भाई 2 से 4 का पता, तो मैं क्या बोलूँगा? मुझे 4 का पता है, 4 का एरे ऐसा दिखता है। अब मुझे क्या करना है, इस एरे में से 2 से पहले क्या आता है? 1 वाले को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? 1 वाला एरे क्या स्पेसिफाई कर रहा था कि स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक मेरे पास कौन सी वैल्यूज थी। 4 वाला क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से लेके फोर्थ पोजीशन तक मेरे पास कौन सी वैल्यूज थी। तो अगर मुझे बीच वाली वैल्यूज चाहिए तो मैं डिस माइनस डिस ही करूंगा, राइट। बेसिक प्रीफिक्स सम 4 - 1 करने पे ये बेसिक प्रीफिक्स सम है, ये पता होना चाहिए, करेक्ट। तो माइनस करके देख लेते हैं। तो पहले एरे में ए से ए यहाँ पे भी 1 था और फर्स्ट पोजीशन पे भी 1 था, तो ए की वैल्यू 0 होगी, बाकी सब एज इट इज है। फिर सेकेंड वाले में क्या होगा, ई की वैल्यू 0 होगी, बाकी सब एज इट इज है। अब मैं जाऊँगा चेक करने के लिए कि भाई ए यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो कोई डिफरेंस नहीं। बी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कोई डिफरेंस नहीं। सी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कोई डिफरेंस नहीं। डी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कोई डिफरेंस नहीं। ई यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो कोई डिफरेंस नहीं। सिमिलरली एफ जी एच सब 0 0 होंगे। तो अगर मुझसे 2 और 4 का पूछा आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। मेक सेंस? अगर अभी भी नहीं समझा तो एक और एग्जांपल देख के यही वाला केस देखते हैं, बस 3 और 4 इंस्टेड ऑफ 2 और 4 इस बार हम लोग 3 और 4 लेके देखते हैं। सो इट्स ABCDE एंड इट्स EDCB एंड A, ठीक है। अब इस बार 3 और 4 लेना है हमें। तो अगर 3 और 4 लेना है ना, तो मुझे क्या चाहिए? 2 और 4 पे, मतलब 1 पे भी चाहिए और 2 पे भी। हर पोजीशन पे पहले से निकाल के रखता हूँ मैं, पर मैं अभी सिर्फ 2 का बताऊंगा कि 2 वाला कैसा दिखेगा। तो 2 वाला कैसा दिखेगा? ABCDE एक पहले वाले स्ट्रिंग के लिए और ये दूसरे वाले स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अब 2 वाला कैसा दिखेगा? 2 वाले में यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 एंड सेकेंड स्ट्रिंग में ABC तीनों 0 होगा एंड D और E 1 होगा। फिर 4 वाला कैसा दिखेगा? 4 वाला कैसे दिखेगा? 4 वाला तो पीछे जैसे ही दिखेगा, पीछे जैसा था पिछले बार में, ABCDE जिसमें A1 B1 C1 D1 और E 0 एंड सेकेंड स्ट्रिंग के हिसाब से ABCDE जिसमें A0 है, बाकी सब 1 1 है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, अगर मुझे सिर्फ इस वाले पार्ट का चाहिए 3 से 4 वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 में से 2 वाला माइनस करना पड़ेगा। तो मैं 4 में से 2 वाला माइनस करता हूँ जाके। तो A यहाँ पे भी 1 था, पहले भी 1 था, तो A कितना हो जाएगा? 0। B यहाँ पे भी 1 था, पहले भी 1 था, तो B भी कितना हो जाएगा? 0। C यहाँ पे 1 था, पहले कितना था? 0, तो C 1 ही रह गया, D 1 ही रह गया और E 0 ही रह गया बेचारा। फिर सिमिलरली सेकेंड वाले में A 0 था, पहले भी 0 था, B अभी 1 था, पहले 0 था, तो 1 रह गया। C अभी 1 था, पहले 0 था, तो वो भी 1 रह गया। D अभी 1 था, पहले भी 1 था, तो D 0 बन गया। सिमिलरली E 0 बन गया। अब मुझे दोनों को कंपेयर करना है, तो मैं कंपेयर करने आऊँगा, ये 0, ठीक है, ये 0 ये 1, एक का डिफरेंस आया तो आंसर में 1 बढ़ा दूंगा। फिर ये सेम, तो कोई डिफरेंस नहीं। डी में ये 1 ये 0, तो आंसर में 1 और आ गया। तो टोटल कितने डिफरेंस हो गए? 2। अगर टोटल डिफरेंस 2 हो गए तो हम लोग 2/2 एक वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंस कहाँ आया? एक के पास D था, एक के पास B था, राइट। तो अगर मैं D को B बना दूं तो मेरा काम खत्म हो गया ना। तो बेसिकली मतलब 2 डिफरेंस आया, एक डिफरेंस आया होगा इसका सेकेंड वाले में और एक आया होगा फर्स्ट वाले का। मतलब एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा फर्स्ट वाले के पास होगा, एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा सेकंड वाले के पास होगा, इसके लिए 2 डिफरेंस आया। बट उनको सेम करने के लिए तो मुझे एक ही बार चेंज करना है ना। फर्स्ट वाले में ही चेंज कर दिया मैंने, तो अपने आप सेकेंड वाले से वो सेम ही हो जाएगा। मेक सेंस? आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर कोई टीम 2 रन से जीत रही है, ठीक है, तो अगर 2 रन चाहिए और सामने वाले ने अगर 1 रन बना दिया
तो फिर वो हारेगी नहीं एक रन से, मैच टाई हो जाएगा, करेक्ट। तो फिर अगर एक रन बना दिया तो दोनों का स्कोर सेम हो जाएगा। तो वही यहाँ पे इसको हमारे आंसर में दो अलग अलग वेरिएबल्स थे, तो दो में से जब हमने एक को चेंज कर दिया तो दूसरा वाला अपने आप एक से कम हो गया, तो इन शॉर्ट वो दोनों सेम हो गए। सो या आई होप समझ में आया होगा। एंड अगेन इसका भी कोड कुछ ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट स्टिल इसको हम लोग कोड करके देख सकते हैं। बट अगेन और नाउ सब सिस्टम टेस्टिंग में फिनिश हो गई है तो इसको कोड कर ही लेंगे। सो अगेन इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, तो प्लीज़ ट्राई करो इस प्रॉब्लम को खुद से कोड करने का। अदरवाइज आई विल बी कोडिंग इट राइट नाउ आफ्टर काउंटिंग टू 5। आप उस सॉल्यूशन भी देख सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि पहले खुद से ट्राई करो। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो ठीक है, नाउ वी विल बी कोडिंग इट इन CPP। आई होप आपने पहले खुद से ट्राई किया होगा कोड करने का। इफ़ नॉट तो यार पहले ट्राई करो, then watch the solution. So I will be writing the code in CPP. You can try the same in Java or any other programming language. ठीक है, तो करंटली तो आई गेस इसी का कोड लिखा हुआ था, तो मुझे फिर से ऐसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट ठीक है मैं फिर से लिख देता हूँ। तो ए और बी मेरे दो स्ट्रिंग्स हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक 26 साइज़ का स्ट्रिंग बनाऊंगा, n साइज़ का स्ट्रिंग बनाऊंगा, सॉरी यार n साइज़ का वेक्टर बनाऊंगा, जिस वेक्टर में हर पोजीशन पे एक और वेक्टर होगा 26 साइज़ का। मतलब क्या, ये हम लोग को हर पोजीशन पे 26 साइज़ का चाहिए, तो हम लोग एक वेक्टर बना सकते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर, जिसमें हर वेक्टर 26 साइज़ का होगा। मेक सेंस? वेक्टर ऑफ साइज n जिसके अंदर हर वेक्टर 26 साइज़ का होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मे बी फ्रीक्वेंसी ऑफ a विच इज़ n साइज़ का वेक्टर, और उसके अंदर का साइज़ कितना रहेगा 26, और इनिशियली इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली अब इसका नाम चेंज करके सेकेंड वाले का फ्रीक्वेंसी ऑफ b रख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 से n पोजीशन तक जाएंगे। एंड अभी एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई अगर मैं 4th पोजीशन पे हूँ तो मैं फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाऊंगा कैसे? वो बनाने के लिए तो मुझे पूरा इटरेट करना ही पड़ेगा ना, तब तो मुझे पता चलेगा कि मेरे फ्रीक्वेंसी वेक्टर में एक्चुअली में यहाँ पे कितने, यहाँ तक कितने एलिमेंट्स हैं। बट नहीं, ज़रा सोच के देखो, अगर मैंने बोल दिया कि d/d, तो एक काम कर, तो पहले ABC के पास जो वैल्यू थी वो वैल्यू ले ले, जो वैल्यू ABC के पास थी वो वैल्यू तू ले ले, क्योंकि वो तो तेरे पास आने वाली है, और सिर्फ अपने पोजीशन के लिए ऐड कर। मेक सेंस? सिर्फ अपने पोजीशन के लिए ऐड कर, तो विल यू गेट द आंसर। समझा मैंने क्या बोला? कि यार ABC तक तो जो सेम था वो D में तो सेम रहेगा ही, मतलब D में मुझे सिर्फ D को ऐड करना है एक्चुअली, बाकी तो पिछला वाला ही कॉपी करना है। तो जो मैंने बोला वही करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले तो चेक कर लेते कि भाई कहीं ये पहला ही एलिमेंट तो नहीं है। अगर नहीं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ A of I will be nothing but frequency of A of I minus 1। मेक सेंस? मैंने क्या किया, मैंने बस क्या बोला कि भाई पिछले वाले से सेम कर लो, क्योंकि पिछले वाले तक जो वैल्यू है वो तो आपको लेना ही है। फिर इसी को कॉपी पेस्ट सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ B के लिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ B के लिए। तो स्पेलिंग गलत थी बट ठीक है, ये हो गया। अब जो करंट एलिमेंट है बस उसको ऐड करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ A ऑफ I, इसमें करंट एलिमेंट विच विल बी इक्वल टू A ऑफ I माइनस A प्लस प्लस। आई होप समझ में आया होगा। ये तो कुछ भी ऐसे बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली मैंने क्या किया, उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है A और B एरे में, वो ऐड, A और B स्ट्रिंग में वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास बेसिकली इस पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी एरे मिल गया मेरे पास रेडीमेड। अब मुझे मेरे पास पूछी जाएंगी क्वेरीज, तो मैं बोलता हूँ कि 0 से लेके कितनी क्वेरीज है, Q क्वेरीज है, तो Q क्वेरीज पूछो। क्वेरीज में क्या देने वाले, L और R, मतलब इंडेक्स, जिनके बीच में हमें बताना है कि कितने चेंज करने रहेंगे। तो हमने L और R ले लिया। अब L और R लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार हमें ना हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमें हर सबसे पहले तो हमें ये वाला फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाना पड़ेगा, डिस माइनस डिस वाला, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे LL I इक्वल टू 0, आई तो ऑलरेडी बनाया, LL J इक्वल टू 0, J लेस देन 26। अब हम क्या करेंगे, वो वाला फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, हम बोल सकते हैं कि आंसर प्लस इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ, लिसन टू मी केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं बनाते, LL करंट इक्वल टू, ठीक है, करंट इक्वल टू मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस माइनस दिस। तो फिर लेट्स मेक इट लाइक दिस, कि सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ A ऑफ R माइनस 1
क्योंकि अच्छा आर ही ले लेते हैं, 0 बेस इंडेक्सिंग ऊपर ही कर देते हैं इसकी। तो 0 बेस इंडेक्सिंग करने के लिए माइनस माइनस एल एंड माइनस माइनस आर, ठीक है, और सॉरी माइनस माइनस एल एंड माइनस माइनस आर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आर मेरे पास है, बट अगर एल ज़ीरो नहीं है, इफ़ एल ज़ीरो नहीं है तो मैं करंट में से क्या माइनस करूँगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ एल माइनस वन। तो ये मुझे किसकी मिल गई, ए की फ्रीक्वेंसी मिल गई, करेक्ट, कि फर्स्ट वाले इसमें फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में एल से लेके आर तक में कितनी वैल्यूज हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो मिल गई मुझे, ठीक है। अभी ये हो गई। नाउ दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आर, नहीं, यहाँ पे हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ आर ऑफ जे बोलेंगे, मतलब हम लोग को हर कैरेक्टर के लिए चेक करना है ना, तो पहले जीरोथ कैरेक्टर के लिए, फिर फर्स्ट कैरेक्टर के लिए एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे अभी दूसरा क्या करेंगे हम लोग, एल एल सेकेंड वाले का, तो सेकेंड वाले का मैं भी करंट टू नाम दे देते हैं, उसमें भी हम सेम ही करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ऑफ आर कॉमा जे, एंड इफ एल नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो करंट ऑफ टू माइनस इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एल माइनस वन और जे, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये फर्स्ट वाले स्ट्रिंग का, उस फर्स्ट वाले स्ट्रिंग के लिए उस कैरेक्टर का उस इंडेक्स तक कितनी वैल्यूज, एंड सेम गोज फॉर बी। अब मुझे आंसर में क्या ऐड करना पड़ेगा, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस। सो आई होप ये क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो एक बार लेट्स, आई गेस इतना ही है, तो पहले एक बार इसको सबमिट कर लेते हैं, एंड सबमिट नहीं, इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या सैम्पल डिस्कस पास हो रहा है। इफ़ येस देन वी विल गो टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, एल्स सॉल्यूशन को फिक्स करेंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई इट, एंड या वन मोर थिंग, ये तो ऐसे भी रॉन्ग आ रहा है, बट वन मोर थिंग इज कि इसको हम लोग बाई टू लेंगे, बिकॉज ये हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया कि जितने नंबर ऑफ डिफरेंस रहेंगे उसका बाई टू हमारा आंसर होगा, ठीक है। बट स्टिल ये आंसर गलत आ रहा है, वी विल सी व्हाट टू डू विथ दिस पर्टिकुलर केस, बट ओके 1 1 2 आई डोंट थिंक दिस इज आंसर, ठीक है। अभी पहले ये समझ में हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने वो प्री कंप्यूट क्या किया, सॉर्ट ऑफ प्रीफिक्स एरे बनाया हमने, ठीक है, प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी एरे, दिस इज अ गुड वर्ड, प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी एरे। तो प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं कि अगले वाली वैल्यू को ले लेते हैं और उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, करेक्ट। तो हमने वही किया कि हमने पिछली वाली वैल्यू को, नॉट अगली वाली वैल्यू, पिछली वाली वैल्यू को सेम एज इट इज लिया, एंड उसके बाद हमने बोला कि ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, हम करंट वाली में एक वैल्यू ऐड कर देंगे, कौन सी, उस ith पोजीशन पे जो फर्स्ट स्ट्रिंग में है, और सिमिलरली सेकंड वाले में जो बीथ पोजीशन पे। अब हमारी गलत क्या हुई है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी होता, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ही लिख दिया था। सो नाउ आई गेस इट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम, और हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, आई गेस इट विल गेट एक्सेप्टेड। इसको एक बार सबमिशन पे डाल देते हैं, वरना कॉन्टेस्ट के टाइम पे जैसे वो आधे टाइम क्यू में ही था वैसा ना हो जाए, क्यों काफ़ी ज़्यादा टाइम क्यू में ही है, 15-20 मिनट, और हम वेट ही कर रहे हैं कि वो एक्सेप्ट होगा, तब तक हम ये आगे देख लेते हैं। तो आई होप समझ में आएगा। ये तो हमने प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी एरे बनाया, इसके बाद हमने क्या बोला कि भाई जो भी क्वेरीज है लाओ और उसमें जीरो बेस बना दो उसको। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आर पोजीशन पे एल से आर में कितने वैल्यू से वो चेक करना है ना, तो आर पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी मैप में जाऊंगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू स्टोर कर लूंगा, ए के लिए भी और बी के लिए भी, फिर चेक करूंगा कि एल माइनस वन में कितनी थी, उतनी को माइनस करना है मुझे, तो एल माइनस वन में जो वैल्यूज थी उसको माइनस कर दिया, और जो अब एब्सोल्यूट डिफरेंस आया उसको ऐड कर दिया। ये पहले जीरो के लिए किया, मतलब ए के लिए किया, फिर बी के लिए किया, ऐसे सो ऑन 26 कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स है सबके लिए ऐसे करते हुए गया। तो आई होप दिस विल बी क्लियर। सो या ऐसे करते हुए ए बी सी सबके लिए ऐड कर दिया, फिर लास्ट में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बाई टू कर दिया। बाई टू क्यों, क्योंकि ऐसा जैसे हमने डिस्कस किया कि जब आप एक वैल्यू को चेंज करोगे तो वो वैल्यू को चेंज करके सामने वाली वैल्यू के इक्वल करोगे, एंड जब वो सामने वाली वैल्यू के इक्वल हुआ तो यू कैन से कि एक रिड्यूस करने पे एक्चुअली दो वैल्यूज डिफरेंस हो गए। अगेन वही वाला एग्जांपल कि अगर एक मैच जीतने के लिए 2 रन चाहिए, तो अगर आपने 1 रन मार दिए, इसका मतलब आप 1 रन से नहीं हारे हो, इसका मतलब मैच टाई हो गया, क्योंकि जो 1 रन आपने मारे उससे आप दोनों का स्कोर सेम हो गया। सो वही वाला एग्जाम्पल। So yeah, and the solution is accepted as well. So yeah, this was about the third problem. Now I am planning to do the fourth and fifth problem. मैं maybe अभी से up solve करूँगा, and maybe we will check it tomorrow. Tomorrow by end of the day, I think I will make the video up solving session on it. So yeah, if you are understanding what I am explaining, so please like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel if you have not. मिलते हैं हम लोग ये फोर्थ और फिफ्थ
क्वेश्चन की आप सॉल्विंग के साथ टुमारो, बिकॉज टुमारो इज देयर इज नो कॉन्टेस्ट एंड देन संडे अगेन इट्स टाइम फॉर द वीकली कॉन्टेस्ट. सो या, थैंक यू, बाय.